N, this factor group is isomorphic to H by H intersection N. मैपिंग क्या लेंगे इसमें? ये फैक्टर ग्रुप बन गया था हमारा, ये भी फैक्टर ग्रुप बन गया था। तो फाई मैपिंग क्या लेंगे इसमें? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, इट इज होमोमॉर्फिक, ये होमोमॉर्फिक होनी चाहिए किसकी? इस फैक्टर ग्रुप की। ये फैक्टर ग्रुप किसका है? H का, और इसमें ये नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है H का। तो मैपिंग इसमें क्या होगी? H to HN by N। H to HN by N, ये इसमें फैक्टर ग्रुप हो। ये मैपिंग इस तरह से कैसे ले रहे हैं, चीज क्लियर है? ये मैपिंग कैसे ली हमने? H से HN by N क्यों लिया? H से HN by N मैपिंग हमने लिए, क्यों लिए? ये फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में हमने बताया था कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, इसका मतलब ये होमोमॉर्फिक इमेज है, आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। जी यहाँ पर इसका कोशेंट ग्रुप ये बन रहा है। तो कोशेंट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से बनता है इसके कर्नल से, तो इसको हमको कर्नल प्रूव करना है। मैपिंग इससे इस पर लेते हैं। तो फाई इज मैपिंग डिफाइंड बाय H to HN by N। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइंड बाय फाई ऑफ, अगर x h का एलिमेंट है, x अगर h का एलिमेंट है, तो इट इज फाई x इज इक्वल टू, x अगर h का एलिमेंट है तो x hn का भी एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट x हो गया h का, n का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये इसका एलिमेंट भी x, इसका भी एलिमेंट x होगा। इट इज nx फॉर x बिलोंग्स टू h। for x belongs to H. The mapping is well defined. Mapping is well defined. Mapping is well defined since H is contained in or equal to H, ये आपको बता चुके हैं। Therefore, अभी जो बताया, x belongs to H imply x belongs to HN। x अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो x इसको भी बिलोंग करेगा, तो इसका एलिमेंट हो जाएगा nx। तो इसलिए मैपिंग वेल डिफाइन है कि जो मैपिंग हम देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ना। तो अब होमोमॉर्फिक इमेज के लिए हमको सबसे पहले प्रूव करना होगा फाई इज ऑन टू। वी हैव टू प्रूव फाई इज ऑन टू। ऑन टू के लिए इसका एलिमेंट लिया हमने, लेट एन एक्स बिलोंग्स टू द क्वोशिएंट ग्रुप HN by N। अगर NX इसको बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स ये इससे कोसेट बन रहा है, तो X एलिमेंट इस ग्रुप का हो जाएगा। X belongs to HN। X belongs to HN मीन्स X कैसा एलिमेंट है? H का एलिमेंट इंटू N का एलिमेंट। देन X इज इक्वल टू H इंटू N for H belongs to H and N belongs to N। Since N is normal subgroup of G,
since N is normal in G, normal in G means normal subgroup of G, नॉर्मल है तो ये इम्प्रूव कर चुके थे, एच एन इज इक्वल टू एन एच, अभी कुछ क्लासेस पहले ही हमने प्रूव किया था। तो इफ H1 belongs to H and N1 belongs to N such that, यहाँ पे क्या है, Hn is equal to NH, Hn मीन्स H का एलिमेंट H और N का एलिमेंट N, जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है, और इसी तरह से और एलिमेंट, एक ही एलिमेंट तो होगा नहीं, इज इक्वल टू N1 H1। तो फाई ऑफ H1, H का एलिमेंट होगा फाई ऑफ H1, डेफिनेशन से इट इज NH1, NH1 क्योंकि N1 N को बिलोंग कर रहा है तो N1 इज इक्वल टू N होगा कोसेट की थ्योरम से, तो इट इज इक्वल टू N1 H1, N1 हमारा N के इक्वल हो गया, विच इज इक्वल टू N1 H1, N1 H1 इज Hn, NHN और Hn is X, it is NX। तो फाई H डैश इज इक्वल टू NX आ रहा है, H फाई H1 इज इक्वल टू NX आ रहा है, मीन्स H1 की इमेज NX है, देयरफॉर NX किसको बिलोंग करेगा, Hn बाय N को, देन if NX belongs to Hn by N, then there exists H dash in H such that phi H dash is equal, H1 हमने इसमें 1 लिया है, there exists H1 in H such that phi H1 is equal to NX। तो NX अगर इसको बिलोंग कर रहा है Hn by N को, तो ये एक रेंज में अगर इसकी, तो इसकी प्री इमेज क्या है, H1 है, इस मैपिंग से ये इसकी प्री इमेज आ रही है, NX की प्री इमेज H1 है, तो हर एक एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज है, हर एक इस तरह के एलिमेंट की यहाँ पे एलिमेंट होगा, दिस मीन्स फाई इज ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, रेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज, तो यहाँ पे प्री इमेज आ रही है, तो ऑन टू हो गया। अब इसके बाद करना है फाई प्रिजर्व्स कंपोजिशन, फाई प्रिजर्व्स कंपोजिशन means if X and Y belongs to H, then phi XY, मैपिंग जो डिफाइन करिए, फाई एक्स इज इक्वल टू एन एक्स है, तो फाई एक्स वाई इज एन एक्स वाई, एन एक्स वाई को हम एन एक्स एन वाई लिख सकते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं, एन एक्स इज फाई एक्स इंटू फाई वाई। तो फाई प्रिजर्व कंपोजिशन ये भी हो गया, ऑन टू हो गया, और फाई प्रिजर्व कंपोजिशन, देयरफॉर phi is homomorphism of H onto Hn by N, that is Hn by N is homomorphic image of H, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ H। अब इसमें कर्नल हमको क्या प्रूव करना है, कर्नल क्या होना चाहिए, वी हैव टू प्रूव कर्नल इज, क्या होगा कर्नल इसका,
H इंटरसेक्शन N। हाँ, H इंटरसेक्शन N, जिससे क्वेश्चन ग्रुप बन रहा है उसी को वही कर्नल होना चाहिए, क्योंकि कर्नल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो वी हैव टू प्रूव दैट कर्नल ऑफ फाई इज H इंटरसेक्शन N। ठीक, मैपिंग हमारी क्या है? मैपिंग है हमारी जो फाई है वो H टू HN बाय N, ये मैपिंग है, यही तो मैपिंग है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमारा रेंज है, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? N. आइडेंटिटी ऑफ HN बाय N, N. N। N, द आइडेंटिटी एलिमेंट of HN by N is N। क्वेश्चन ग्रुप में जो भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसमें क्या प्रूव करना है कि इस H के जो वो सारे एलिमेंट जो इसकी आइडेंटिटी में मैप हो रहे होंगे वही कर्नल में होंगे। कर्नल में कौन से एलिमेंट होते हैं? जो डोमेन के वो सब एलिमेंट जो रेंज के आइडेंटिटी में मैप हो रहे हो। लेट H belongs to H, H belongs to H, then H belongs to H such that जो तो हमने कौन सा एलिमेंट लिया? H belongs to कर्नल ऑफ फाई, क्योंकि कर्नल ऑफ फाई में इसी के एलिमेंट्स होंगे। जब H कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है तो फाई H किसके इक्वल हो जाएगा? N के इक्वल। कर्नल में हमने आपको बताया था फाई एक्स इज इक्वल टू ई डैश, यहाँ पे ई डैश नहीं N है। और मैपिंग जो हमारी है वो फाई H इज इक्वल टू NH के फॉर्म में है। तो फाई दिस मीन्स NH इज इक्वल टू N हो गया, NH इज इक्वल टू H हो गया, क्योंकि फाई H NH के इक्वल है जो मैपिंग है। अब NH इज इक्वल टू H है, दिस मीन्स दिस H बिलोंग्स टू N। कोसेट की वही थ्योरम कि H belongs to H if and only if H is equal to H is equal to HH। इसी थ्योरम को फिर से हमने यहाँ पे किया। H को बिलोंग कर रहा है, H N को बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स H belongs to H intersection N। H belongs to H belongs to N, this means H belongs to H intersection N। हमने इसका एलिमेंट लिया था H कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे आ गया H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N। तो H अगर इसको बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स कर्नल ऑफ फाई इज कंटेन इन और इक्वल टू H इंटरसेक्शन N। अब इसी में हम कोई H इंटरसेक्शन N के एलिमेंट से स्टार्ट करिए इसी तरह से, तब देखिए वो H इंटरसेक्शन N कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। फिर हमने इसी तरह से किया, लेट X be any element of H intersection N, this means X belongs to H and X belongs to N। X belongs to H means phi X is equal to NX, और X N को बिलोंग कर रहा है, और तो X अगर N को बिलोंग कर रहा है तो NX इज इक्वल टू N होगा, which is equal to N since X belongs to N also। तो phi X is equal to N, which is identity of HN by N। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में X मैप हो रहा है तो X बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, H इसको बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ फाई का आ गया। तो H इंटरसेक्शन N इज कंटेन इन और इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई, देयरफॉर कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन N।
कर्नल ऑफ आई इंटरसेक्शन एन हो गया। तो ये कर्नल ऑफ आई ये हो गया। दिस मीन्स एच इंटरसेक्शन एन इज नॉर्मल इन एच, क्योंकि एच का सब ग्रुप है तो एच का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो एच बाई एच इंटरसेक्शन एन इज कोशेंट ग्रुप। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या बाय फंडामेंटल थ्योरम, बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज जो कि है होमोमॉर्फिक इमेज एच एन बाई एन इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ, जिसका जो भी मैपिंग बन रही जिसकी ये होमोमॉर्फिक इमेज है उसका कोशेंट ग्रुप। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज एच की है, एच का कोशेंट ग्रुप एच बाई एच इंटरसेक्शन एन। किसी भी ग्रुप का कोशेंट ग्रुप अगर हमको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं गिवन है तो होमोमॉर्फिज्म में कोशेंट ग्रुप हमेशा क्या हो जाएगा, एच बाय कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये थ्योरम प्रूव होगी। थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये प्रूफ हुआ। तीनों थ्योरम क्लियर हो गई है। पहली थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम है, उसी से आपको बाकी सब थ्योरम्स प्रूव करनी है। किसी थ्योरम में किसी को कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम हाँ, मैम इसमें मैपिंग मैम एच से एच एन बाई एन को मैम लेके फिर मैम एन को नॉर्मल प्रूव करके भी तो कर सकते हैं थ्योरम। एन को नॉर्मल किसमें, एन तो यहाँ पे क्या गिवन है, एन तो यहाँ पे गिवन है कुछ, एन इज एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये तो गिवन है एच एन बाई एन, एच एन बाई एन इज आइसोमॉर्फिक टू एच बाई एच इंटरसेक्शन एन। तो इसमें आप पहले फिर इस तरह से करेंगे क्योंकि आइसोमॉर्फिक तो इसमें सारी थ्योरम, दोनों थ्योरम इसमें कंबाइंड हो जाएंगी। आप एच एन बाई एन एक आपने फैक्टर ग्रुप बनाया है तो सबसे पहले आपने प्रूव किया एन, एच एन बाई एच एन जो है एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप एन होगा तब वो क्वोशंट ग्रुप होगा। फिर एच इंटरसेक्शन एन एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो वो क्वोशंट ग्रुप होगा। फिर आइसोमॉर्फिक प्रूव करना, इन दोनों के बीच मैपिंग लेंगे, उसको मैपिंग को डिफाइन करेंगे, फिर उसको 1 1 ऑन टू प्रिजर्व कंपोजिशन करेंगे, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब डायरेक्ट आइसोमॉर्फिज्म वाली अगर चीज करेंगे तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ कर्नल लिया और मैपिंग हमने ले ली। जो पहली आपका पहला ग्रुप गिवन है क्वेश्चन ग्रुप, वो होमोमॉर्फिक इमेज बता दिखा दी और दूसरा आपका ग्रुप हो गया। तो इसको हमने डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम से इसमें अप्लाई कर दिया। तो इसको डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। और यस आप मैम। वैसे वैसे भी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर्मेट थ्योरम। ये सब थ्योरम्स जो बताई हैं हमने, जितनी थ्योरम करा रहे हैं सब थ्योरम्स के ही प्रूफ आते हैं। आपको बार बार बता रहे हैं कि थ्योरम के ही प्रूफ पूछे जाते हैं। इन सब में क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, थ्योरम के प्रूफ ज्यादा होते हैं। और बुक के जो अनसॉल्व सॉल्व एग्जाम्पल सब प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर्मेट थ्योरम, इफ a is any integer, if a is any integer, if a is any integer and p is prime, p is prime, then a to the power p is congruent to a modulo p. a की पावर p is congruent to a modulo p, या और a की पावर p माइनस 1 is congruent to 1 modulo p.
इस फॉर्मेट थ्योरम से कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। अब आप लोग इतनी लेट ज्वाइन करते हैं, आकाश वर्मा, आप जो भी 11:30 तक के पहले जो ज्वाइन करे सबकी तो अटेंडेंस क्लियर मार्क करिए, उसके बाद जो है सब में मार्क बना दीजिएगा अलग, ओके मैम। जो लेट ज्वाइन करेंगे। 10-15 मिनट तक है, उसके बाद जो ज्वाइन करे सब में अलग मार्क बनाइएगा, मार्क अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, लेकिन अलग थोड़ा मार्क अलग बना दिया करिए। ओके मैम। क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर of 3 to the power 47 when divided by 23. When divided by 23, 3 की पावर 47 को 23 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको देखना है। तो इसी फॉर्मेट थ्योरम से करेंगे। देखिए 23 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 47 है, 23 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें किससे, यहाँ पे आपका जो पी प्राइम नंबर है पी हो गया यहाँ पर 23, ए की पावर p - 1 तो ए हो गया 3, ए हो गया 3। तो फॉर्मेट थ्योरम ये है। तो फॉर्मेट थ्योरम में यहाँ पे p = 23 एंड a = 3। तो इस थ्योरम में क्या है, अगर a की पावर p - 1 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। a की पावर p - 1 को p से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ 3 की पावर p मीन्स 23 - 1 22 डिवाइडेड बाय 23 divided by 23 gives remainder 1। रिमाइंडर 1 है। तो 3 की पावर 47 को अगर डिवाइड करें तब क्या होगा, 3 की पावर 47 को हमने कर दिया 3 की पावर 22, 3 की पावर 22, 44 हो गया, बचा 3 की पावर 7। इससे रिमाइंडर 1 आ रहा है, इससे रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये बचा खाली। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7, 3 की पावर, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 3 है, 7 नहीं, 47 44, 3 की पावर 3 मीन्स 27। अभी यहाँ पे आया 3 की पावर 47 को 23 से डिवाइड किया, 27 आया, 27 अभी 23 से बड़ा है। अब इसको हमने 23 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 4। पहले तो हमने फॉर्मेट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी, 3 की पावर 22 को 23 से डिवाइड किया, इसमें रिमाइंडर 1, इससे 1 आता है, मीन्स 3 की पावर 3 दैट इज 27 हमारे पास बच रहा है। 27 को डायरेक्टली हम 23 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 27 को 23 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ गया। दिस मीन्स अगर 3 की पावर 47 को 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 to the power 103 divided by 13, डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पे a क्या है, a है 8 और p जो उससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज 13। तो फॉर्मेट थ्योरम से क्या है, अगर a की पावर p - 1 को से डिवाइड कर, a की पावर p - 1 को अगर p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, या ये भी कह सकते a की पावर p दैट इज 8 की पावर
13 minus 1 is congruent to 1 modulo 13 और 8 की पावर 12 when divided by 13 gives remainder 1। हमको 8 की पावर 103, तो इसको हम इसी 12 की पावर में देख रहे हैं। 103 को 12 से डिवाइड करिए, देखिए उसके फैक्ट किस तरह से होंगे। 8 की पावर 103, तो 8 की पावर 12, पहले तो हमने ये लिख लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 टाइम 96 हो गया। 12 इंटू 8 96, बाकी कितना बचा 8 की पावर 7 बचा। 103 को हमने किस तरह से ब्रेक कर लिया। 103 इज 12 इंटू 8 प्लस 7, क्योंकि यहाँ पे हमको 8 की पावर 12 के फॉर्म में रखना है। ठीक, इसके फॉर्म में रखना है 8 की पावर 12, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हमको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 8 की पावर 12 को अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इस पार्ट को 8 की पावर 13 से डिवाइड करेंगे तो इससे हो गया 1, तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे 8 की पावर 7। तो व्हेन 8 की पावर 103 डिवाइडेड बाय 13 gives remainder 8 की पावर 7। 8 की पावर 7 तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 13 से तो बहुत बड़ा है, भी रिमाइंडर और उसको छोटा कर सकते हैं। तो 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो इससे 8 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 8 की पावर 7 इज 2 टू द पावर 8 की पावर 7 21 2 की पावर क्या हो जाएगा 21 21। अब फिर हम वही चीज इसके लिए करें जो हमने 8 की पावर 103 के लिए कर रहे थे। रिमाइंडर 8 की पावर 7 आया था, लेकिन इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी रिमाइंडर, अभी तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 13 से डिवाइड अभी होगा, और तो इस 8 को हमने 2 क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, तो 8 की पावर 7 हो गया 2 की पावर 21। अब इसमें 2 की पावर 21 में फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करें। 2 की पावर 21 में अब हमारा a तो हो गया 2 और p वही 13 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 12 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। 2 की पावर 12 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। तो 2 की पावर 21 को 2 की पावर 21 2 की पावर 21 के लिए क्या होगा, 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 9 लिख सकते हैं इसे। अब इसको, इस पार्ट को हम जब 13 से डिवाइड करेंगे तो इससे रिमाइंडर बना रहा है, मीन्स इसका रिमाइंडर बचा, देन रिमाइंडर हो गया 2 की पावर 9। अब अगर 2 की पावर 9, अब ये तो काउंट कर सकते हैं, 2 की पावर 9 को 13 से डिवाइड करें। अब यहाँ तो अब 8 की पावर 103 तो बहुत बड़ा नंबर हो रहा था, अब 2 की पावर 9 पे आ गए। 2 की पावर 9 को 13 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या होगा, फाइव 5। तो 2 की पावर 9 को जब 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5, तो रिमाइंडर 5 हो गया।
when divided by 13 means 2 की पावर 9 is congruent of 5 modulo 13। तो इसी नंबर से हम स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पर ये हमारा जो बचा था 8 की पावर 7, ये तो 8 की पावर 7 को हमने इस फॉर्म में कर लिया। इसका मतलब जो फाइनल रिमाइंडर 5 आ रहा है वो इससे आ रहा है कि 8 की पावर 103 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 होगा। हेंस 803 डिवाइडेड बाय 13 गिव्स रिमाइंडर 5। रिमाइंडर इसमें 5 हो जाएगा। 8 की पावर 103 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 107 डिवाइडेड बाय 11। 9 की पावर 107 को 11 से डिवाइड करना है। तो बताइए, करिए इसको इसी तरह से। P क्या है यहाँ पर? P क्या होगा? प्राइम नंबर क्या है? 11। और A क्या होगा? A आप यहाँ पे इसको पहले से ही ब्रेक कर लीजिए, नहीं जैसे इसमें बाद में किया था वो कर सकते हैं। जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 9 की पावर 107 को 3 की पावर 214। 3 की पावर क्या होगा? 114। तो 3 की पावर 114 को 11 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या होगा? करिए इसको जिससे भी बताया हमने। मैम 214 होगा। 214। इसको डिवाइड करिए 11 से, फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प से। फोर आ रहा है क्या? 4 आ रहा है। 4, हाँ 4 आ रहा है। और लोग भी करिए। यस मैम 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। यस मैम। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें है कि इसकी हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन करने होंगे फॉर्मेट थ्योरम से, कि जहां प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे वहां फॉर्मेट थ्योरम यूज होती है। प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट इसमें इसी में है, आप लोगों की बुक में और भी क्वेश्चंस हो तो देख लीजिएगा इसके। मैम अगर नंबर प्राइम नहीं है हाँ? तो हम लोग उसे फैक्टर्स में करके कर सकते हैं। नहीं, तो उसके लिए दूसरा हम बताएंगे, भी दूसरी चीज हुई है उसके लिए। आयलर्स फंक्शन, आयलर थ्योरम है उसके लिए, अगर प्राइम नहीं है तो। तो इसमें सबसे पहले आयलर फंक्शन। आयलर्स फंक्शन, आयलर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई एम से। आयलर्स फंक्शन फाई एम represents the number of elements in the set AM, where AM is the set of all those natural numbers
which are greater than or equal to 1 and less than m, such that n and m are relatively prime. ए में वो सारे नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर, जो m से छोटे होंगे और n से रिलेटिवली प्राइम होंगे। जैसे हमें 5 1 अगर निकालना है तो इसके लिए हमको सेट A1 बनाना होगा। A1 में एक ही नेचुरल नंबर है, 1 1 से रिलेटिवली प्राइम होता ही है, क्योंकि 1 को 1 और 1 में रिलेटिव कॉमन डिवाइजर 1 ही होता है। अब A2 सेट कौन सा होगा? 2 से छोटे नेचुरल नंबर और जो 2 से रिलेटिवली प्राइम है, तो एक ही नंबर होगा इसमें मेंबर, इसमें भी, क्योंकि A2 मीन्स 1 और 2 दो नंबर, हमको 2 लेना ही नहीं है क्योंकि इससे छोटे सारे नंबर लेने हैं, तो इसमें भी खाली 1 आया। A3 में क्या होंगे, कितने होंगे? A3 में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1, देखिए यहाँ पे क्या है, AM, तो वो जो नेचुरल नंबर है जो इस m से छोटे हैं, इक्वलिटी भी नहीं है, m से छोटे और 1 होगा, 1 से बड़े होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, ये दोनों ही 3 से रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि 3 से अगर कॉमन डिवाइजर निकालें तो 2 से भी 3 का कॉमन डिवाइजर 1 होता है, इससे भी कॉमन डिवाइजर 1 होता है। A3 में 2 एलिमेंट्स हो गए, तो इससे 5 2 हो गया 1, 5 3 में 2 एलिमेंट हो गया, इट इज 2। अब A4 में कितने एलिमेंट्स होंगे बताइए? A4 में कितने एलिमेंट्स होंगे? मैम 2। मैम 1 और 3 2 होंगे। 1 और 3, 3। तो 5 4 हो गया 2। A5 में कितने एलिमेंट्स होंगे? मैम 4 1 2 3 एंड 4, चारों ही 5 से रिलेटिव प्राइम है, तो 5 5 हो गया 4। A6 में कितने होंगे? A6 में 2 होंगे, 1 और 5। 1 5 1 और 1 5, and 5 तो 5 6 हमारा 2 हो जाएगा। 5 7 क्या होगा? मैम 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक। तो ये हमारी इस तरह आयलर फंक्शन हो गया, तो इसी से आयलर थ्योरम है। आयलर थ्योरम let m be the positive integer and a is any integer such that a and m are relatively prime, then a to the power 5m is congruent to 1 modulo m। फाइव एम तो नंबर है, अभी जैसे चेक कर रहा है तो वो 5m है। ए यहाँ पे कोई भी नंबर है, तो ए की पावर 5m को जब m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। ए की पावर 5m को m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। अब इसमें जैसे प्राइम नंबर, यहाँ वहां पे तो प्राइम था, यहाँ पे m कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है प्राइम हो, m इज पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन प्राइम वाले में होंगे तो उसी तरह से इससे करेंगे हम। ए आपका कुछ भी नंबर है, बस ए और m रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, ये है जरूरी। ए की पावर 5m को अगर m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। इसके क्वेश्चंस देखेंगे किसी और बुक में, कहीं और मिल जाएंगे तो, क्योंकि आपकी बुक में है किसी के पास क्वेश्चन?
क्योंकि आपकी जो नई बुक है उसमें तो शायद नहीं है, पुरानी बुक किसी के पास होगी तो उसमें होंगे। इसके क्वेश्चंस आप ये नॉन प्राइम के लिए इस तरह से होगा, सेम उसी तरह से क्वेश्चंस इसके भी होंगे। जैसे मान लीजिए हमने किया 7 की पावर 1001 डिवाइडेड बाय, नॉन प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी नॉन प्राइम नंबर ले लीजिए। 6 ले लीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, या 108 ही कर लीजिए, तो छोटा नंबर कर लीजिए, 108 कर लीजिए। 7 108 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, क्योंकि ए हमारा 7 हो गया और एम 6 होगा, रिलेटिवली प्राइम होगा ए और एम। ये हम कर सकते हैं, इसमें 7 और 6 रिलेटिवली, ए और एम रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो 7 और 6 रिलेटिवली प्राइम हो गए, तो इसमें इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये प्राइम भी नहीं है। 5m, 5m पहले फॉर्म करेंगे, 6 है तो 5 6 क्या आया था, 5 6 अभी हमने निकाला था, 5 6 इज 2, 2 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब 7 स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 हो रहा है। और भी नंबर कोई ले लीजिए, ये तो बहुत छोटा सा 2 आ रहा है, इसमें ज्यादा पावर हो उस तरह का देख लीजिए। क्वेश्चन है इसमें, किसी और बुक में है, इस बुक में नहीं है। जैसे हमने उसमें बताया उसी तरह से इसको क्वेश्चन करेंगे। ये तो हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं कर दिया था, तो कुछ और क्वेश्चन देख लीजिएगा, नहीं तो हमको मिलेगा तो हम आपको दे देंगे क्वेश्चन करने को। तो ये हमारा वर्मेट थ्योरम और आयलर्स थ्योरम है, जिसके क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसमें स्टेटमेंट या तो क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो ये आपको ये भी हो गया इसमें। अब इसके बाद इसमें आया है डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट फिर कल बताएंगे हम आपको, ठीक है। ओके मैम। ग्रुप्स में खाली डायरेक्ट प्रोडक्ट बचा है, इसकी क्या रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे कि आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट किस यूनिट में है। सिलेबस देख लीजिए, पूरा सब कुछ हो गया। डायरेक्ट प्रोडक्ट यूनिट 3rd में होगा, यूनिट 3 में है डायरेक्ट प्रोडक्ट। बुक आप लोगों के पास किसी के पास जो आपकी नई बुक है जिसमें पूरा कोर्स लिखा है वो देखिए, उसमें है इस समय आपके किसी के पास। यस मैम। हाँ तो देखिए सिलेबस में क्या क्या सब हो। यूनिट 1 मैट्रिसेस हो गया पूरा, यूनिट 2 में कोई चीज बचा है। यूनिट 2 में कुछ बचा है। नो मैम। यूनिट 3, यूनिट 3 में डायरेक्ट प्रोडक्ट। बस खाली डायरेक्ट प्रोडक्ट बचा है, ठीक है। अब कल हम आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताएंगे, उसके बाद हम उसमें, उसके बाद तो और कुछ नहीं बचा। फिर यूनिट 4 में रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, कल ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कराएंगे, जिसके क्वेश्चन सब करते रहिए। हमने आपसे बताया शॉर्ट पेपर ले लीजिए, उसके क्वेश्चन करिए, बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और शॉर्ट एग्जाम्पल बहुत से दिए हुए हैं, उनको भी कर लीजिए। प्रेजेंटेशन के लिए सब तैयार है, आप अपना तैयारी सब करिए। आप लोग से कह रहे हैं, जो भी आप पीडीएफ बना के भेज रहे हैं वो अपने नाम से पीडीएफ बनाइए, उसमें अलजेब्रा और मैथ्स असाइनमेंट इस तरह से कि आप लोग पीडीएफ बना रहे हैं, अपना नाम से पीडीएफ बनाइए। और जो भी मेल भेज रहे हैं अपना रोल नंबर उसमें जरूर डालिए मेल में, नाम से पीडीएफ बनाइए।
प्रेजेंटेशन की तैयारी रखिए, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो प्रेजेंटेशन होगा आप लोग का। और अपने असाइनमेंट अपने पास रखिएगा, जब आइएगा असाइनमेंट लेके आइएगा। ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब प्रेजेंटेशन होगा। मैम प्रेजेंटेशन में क्या करना होगा? प्रेजेंटेशन में क्या जो करना? आपने पढ़ा है, जो आपने असाइनमेंट बनाया है, वो तो तैयार करना ही है। बाकी आपका जो भी सिलेबस है उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, वाइवा टेस्ट से होता है। तो जो आपका पेपर चल जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक यूनिट्स है कि मैम पूरे सिलेबस से? पूरे सिलेबस से। अगर आपने मैट्रिसेस में बनाया है तो मैट्रिसेस में कुछ भी पूछा जा सकता है, ग्रुप्स बनाया है ग्रुप्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, रिंग्स में बनाया तो रिंग्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके मैम। मेन आपका वैसे सिलेबस जो आपने बनाया है असाइनमेंट उसमें होगा, लेकिन पूछा अलग से भी जा सकता है। इसलिए अपना तैयारी आकी रखिए कि एग्जाम तो होना ही है, तैयारी आपको करनी है, तो बाकी से भी तैयार रखिए अपना। अटेंडेंस हो गया तो लीव करिए आपको। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.